देखिए, मौसम की आंख में चोली के बीच केदारनाथ और बद्रीनाथ में आस्था का सैलाब उमड़ा है। प्रशासनिक आंकड़े ये बता रहे हैं कि जहां केदारनाथ में 15 दिन में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस बीच देखिए, हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तैयारी भी तेज हो चुकी है। हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और ऐसे में इन दिनों वहां रास्तों से बर्फ हटाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वहां रास्तों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। आलम यह है कि चमोली गढ़वाल में बसे जो सिख समुदाय की पवित्र स्थल और आसपास मानो बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। रास्ते को खोलने के लिए सेना और सेवेदारों का जो कवायद है वो लगातार जारी है। यहां चलने लायक रास्ता तैयार किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को सुगम रास्ता मिले। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में कभी बारिश बर्फबारी से मौसमी हालात बिगड़ जा रहे, तो कभी चटक धूप खिलने से मौसम खुशगवार भी हो रहा। लेकिन मौसम की आंख मिचौली के बीच श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि कपाट खुलने से लेकर अब तक मौसम लगातार खराब चल रहा है, लेकिन अब मौसम के खुलने की उम्मीद भी है। वहीं पिछले 15 दिन में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। हालांकि कपाट खुलने से लेकर अब तक धाम में पहुंच रहे यात्रियों को मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं है, यानी गर्भगृह की जगह श्रद्धालु सभा मंडप से ही बाबा के दर्शन कर पा रहे। बढ़िया व्यवस्था से सभा मंडप से सभी का दर्शन हो रहे हैं। गर्भगृह में जाने का अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन गर्भगृह से छोड़कर बाहर से सभा मंडप से सभी श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति से सुव्यवस्था से सभी श्रद्धालु दर्शन ले रहे हैं। दरअसल सभा मंडप से ही बाबा केदार के दर्शन कराए जाने के पीछे की वजह श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ बताई जा रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह में भेजकर दर्शन कराए जाने में समय ज्यादा लग जाता है। वहीं 2 दिन पहले यात्रा मार्ग पर ग्लेशियर भी टूटे, उस वजह से यात्रा भी स्थगित रही। बावजूद इसके भक्तों का उत्साह देखने लायक है। फिलहाल तो बढ़ती भीड़ के आगे मौसम की सख्ती भी बेअसर दिख रही। वहीं बद्रीनाथ धाम में करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। हालांकि प्रशासनिक आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल के अनुसार इस साल अब तक बद्री विशाल के दर पर श्रद्धालुओं की संख्या में कमी है, क्योंकि यहां भी पल पल बिगड़ता मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जोशीमठ के एसडीएम कुमकुम जोशी के अनुसार बारिश बर्फबारी की वजह से पिछले साल के मुकाबले इस बार अभी तक बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आवक में कमी देखी गई। फिलहाल तो दोनों ही धामों में प्रशासनिक व्यवस्था माकूल होने की बात कही गई है, लेकिन साथ ही श्रद्धालुओं से भी यात्रा नियमों को मानने की अपील दोहराई जा रही है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रिटायरमेंट के बाद कम ही लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी के बाद भी अपने बचपन के पैशन और शौक को जिंदा रखते हैं। आज ऐसी ही महिला से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बात इस बीच अगली खबर की कर लेते हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भी स्वास्थ्य जांच होगी। गुप्त काशी से सोनप्रयाग तक 11 जगहों पर मेडिकल सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटरों में यात्रियों का बीपी, शुगर, ऑक्सीजन की मात्रा और दिल के धड़कने की जांच की जाएगी। ऐसे में फिट होने पर ही हेलीकॉप्टर से यात्रियों को केदारनाथ भेजा जाएगा। केदार घाटी से इस समय केदारनाथ धाम के लिए 9 हेली सेवाएं गुप्त काशी, फाटा और शेरसी से अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। हर दिन इन हेली सेवाओं के जरिए तीर्थ यात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। असल में जो तीर्थ यात्री हेली सेवा से केदारनाथ जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की किसी भी प्रकार की जांच नहीं हो रही थी। ऐसे में हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचने वाले कई यात्री बीमार पड़ रहे थे, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से हेलीपैड पर ही केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच का फैसला लिया गया है। चलते हैं, फोटो ले लो सर। इसके साथ ही हेलीपैड्स पर भी ये मांग आई थी कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो एकदम सीधे ही केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं, तो कम समय में पहुंचने पर उनकी भी तबीयत खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो केदारनाथ जाने वाले जितने भी हमारे हेलीपैड्स हैं, 8 से 9 हेलीपैड जहाँ से भी
हमारे एरिया चलते हैं, वहाँ पर भी हम लोग उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उनको ट्रीटमेंट भी देंगे। देखिए, चारधाम यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है हेमकुंड साहिब, जिसके कपाट 20 मई को खोले जाने हैं। वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे रास्तों पर जमी बर्फ और उन्हें दुरुस्त करने का जो सिलसिला है वो तेजी से जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन सेना और सेवादार हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक रास्ता बनाने की कवायद में लगातार जुटे हुए। उत्तराखंड में इस साल 20 मई से हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू हो रही है। चमोली गढ़वाल में बसे सिखों के इस पवित्र स्थल पर और आसपास मानो बर्फ का साम्राज्य है। रास्ते को खोलने के लिए सेना और सेवादारों ने कवायद शुरू कर दी है। यहाँ चलने लायक रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस वक्त गुरुद्वारा और पास का सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ से ढका है। फिलहाल तो बताया जा रहा है कि मौजूदा समय में जहां हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा 16 से 18 फीट बर्फ के आगोश में है, वहीं 4 किलोमीटर के रास्ते पर ग्लेशियर देखे जा सकते हैं। इसी हालात को दुरुस्त करने के लिए सेना के जवान और सेवादार रात दिन एक कर बर्फ को काटकर रास्ता बनाने की कोशिशों में लगे हैं। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। यहाँ का पल पल बदलता मौसम इस अभियान में आड़े आ रहा है। बावजूद इसके हेमकुंड साहिब यात्रा को शुरू करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर भी फोकस किया जा रहा है। सेना के जवान हैं, उनके द्वारा निरंतर बर्फ हटाकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। साथ ही विद्युतीकरण का कार्य भी कल से वहां पर प्रारंभ हो गया है। कुछ ही दिनों में दोनों ही क्षेत्र भ्यूंडार और घांगरिया में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा और गर्म पानी के लिए वाटर एटीएम और घोड़ों के लिए जो शेल्टर्स है उसके बनने का भी कार्य प्रारंभ हो गया है। साथ ही पिछले वर्ष जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, उस मार्ग के दुरुस्तीकरण का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। करीब 15,210 फीट की ऊंचाई पर बसे हेमकुंड साहिब क्षेत्र में ऑक्सीजन की भारी कमी रहती है। साल भर के 8 महीने तो ये इलाका बर्फ से लकदक रहता है। ऐसे में मई जून के दौरान तापमान माइनस में रहने से आप यहाँ की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। और सोचिए, ऐसे माहौल में हमारे जवान और सेवादार इस वक्त जहां बर्फ से घिरे हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए रास्ता बना रहे हैं, वहीं यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को भी माकूल बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज भले ही थोड़ा नर्म हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मौसम पल पल रंग बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बारिश और बर्फबारी ने कई जिलों की आबो हवा ही बदल दी है। यही वजह है कि शिमला समेत कई पर्यटक स्थलों में सैलानियों का आवाजाही जो है वो भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मई के दौरान 36 साल का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा सूबे का मिजाज, इस रिपोर्ट में जानिए। मई के महीने में पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही। लगातार बारिश से तापमान गिरा है। जाहिर है, इन दिनों जहां चिलचिलाती गर्मी होनी चाहिए थी, वहीं मौसम के इस बदले बदले से मिजाज ने शिमला आने वाले सैलानियों के चेहरे खिला दिए। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मई के पहले हफ्ते में पूरे सूबे में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया। बता दें कि साल 1987 के बाद साल 2023 के मई महीने में सामान्य से कम तापमान दर्ज हुआ। यहाँ पूरे प्रदेश में ही एवरेज देखिए, अभी जो फर्स्ट वीक था हमारा मई का, तो एवरेज 4-6 डिग्री पूरे प्रदेश में तापमान कम दर्ज किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति देखिए वर्ष 1987 में दर्ज की गई थी, जब पूरे प्रदेश में जैसे हमारे पास स्टेशन जो शिमला, मनाली, कल्पा, धर्मशाला, पालमपुर, ऊना के जो टेम्परेचर हमने कंपेयर किए तो इसी रेंज में थे जो अभी हम इस वर्ष जो मई में दर्ज किए। तो ऐसी स्थिति 1987 में थी जब तापमान मतलब सामान्य से कम चल रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में शिमला, किन्नौर और चंबा के कुछ एक स्थानों में हल्की बारिश हुई है। हालांकि 12 मई तक टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। तो 12 मई देर रात से एक पश्चिमी विक्षोभ पूरे राज्य में सक्रिय होगा, जिस वजह से मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ भागों में बर्फबारी होने के आसार हैं। फिलहाल तो मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में 12 मई तक मौसम साफ बना रहेगा।
आगामी 3 दिन तो अभी मौसम साफ रहेगा 12 तारीख तक, फिर 12 तारीख की लेट नाइट से एक WD अप्रोच करेगा। तो इसके चलते जैसे मैं बताया कि जो हमारे मीडियम और हाई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। साथ ही लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू में हाई रिजीज में स्नोफॉल हो सकती है। जो मिडिल और बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं जो मिडिल के, वहाँ पे बारिश हो सकती है लाइट टू मॉडरेट। और इसके चलते देखिए 13 और 14 तारीख को जैसे WD अप्रोच करेगा, क्योंकि तापमान अब वैल्यू राइज करेंगे, तो इसके चलते जो एक्टिविटी है लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी भी विटनेस करेंगे हम मिडिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में, और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म होने की संभावना भी है इसी दौरान। बता दें कि शिमला में 36 सालों बाद मई महीने में सामान्य से कम तापमान दर्ज हुआ। इसके पीछे वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताई जा रही, जिसके चलते मई में कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। और फिलहाल तो मौसम की इस बदली चाल में सैलानियों की आवाजाही जरूर बढ़ा दी है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात धरती के देवदूतों की कर लेते हैं। आपदा में तो एनडीआरएफ के जवान अक्सर देवदूत बनकर लोगों को बचाते हुए नजर आते हैं, लेकिन एनडीआरएफ लोगों को आपदा से लड़ने के लिए तैयार भी करती है। आने वाले मॉनसून सीजन को देखते हुए एनडीआरएफ ने वाराणसी में एक विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक और प्रशिक्षित किया, ताकि वो बाढ़ बारिश में डूबने से खुद को बचा सके और दूसरों की भी जान बचा सके। देखिए। काशी के घाट पर लोगों को डूबने से बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। डूबे हुए पीड़ित के शरीर से पानी निकालने की तकनीक सिखाई जा रही है। CPR देना सिखाया जा रहा है। जिंदगी बचाने की ये ट्रेनिंग एनडीआरएफ के वो जवान दे रहे हैं जिन्हें आपने अक्सर आपदा के समय लोगों की जान बचाते देखा है, लेकिन बारिश, बाढ़ जैसी आपदा में आप खुद की और दूसरों की जान कैसे बचा सकें, इसकी ट्रेनिंग एनडीआरएफ वाराणसी के घाटों पर दे रही है। बुधवार को एनडीआरएफ ने वाराणसी के राजघाट पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया, जिसमें पुलिस, मल्लाहों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बनारस के अलग अलग घाटों में कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ताकि अभी जैसा मानसून के समय में आ रहा है, मानसून के समय में लोगों को कैसे सुरक्षित बचाया जा सके। अगर बनारस में देखिए अलग अलग घाटों पर ड्राउनिंग केस होते रहती है आए दिन, क्योंकि बनारस में लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। तो इसलिए आज यहाँ पर राजघाट पे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। इस मुहिम के दौरान घरेलू संसाधनों से तैरने वाले उपकरण बनाने की जानकारी दी गई। अलग अलग तरीके से टेक्निक सिखाया गया। लोकल संसाधन के माध्यम से अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करके जो भी व्यक्ति डूब रहा है उसे हम कैसे सुरक्षित निकाल सकते हैं। इन केस अगर कोई व्यक्ति डूब गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोशी की हालत में है, तो उसे कैसे हम CPR देके उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। ये सारी ट्रेनिंग जो है लोकल लोगों को यहाँ दिया गया। देवनगरी काशी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते रहे हैं। पूजा अर्चना के लिए घाटों पर भी जाते हैं, बोटिंग करते हैं। इस दौरान कई बार डूबने की घटनाएं भी होती हैं। लिहाजा आने वाले मानसून सीजन में इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ काशी के सभी घाटों पर जीवन रक्षा मुहिम चला रही है, ताकि हर एक जिंदगी सुरक्षित रखी जा सके। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। इस फेज में 9 मंडल के 38 जिलों की 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका, 267 नगर पंचायत पद और पार्षद सीटों के लिए चुनाव में है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के परिणाम 13 मई यानी शनिवार को आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दूसरे चरण की या कहे अंतिम चरण की वोटिंग आज है, जिसको लेकर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम लोग गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में मौजूद हैं और यहां पर हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको।
वोटिंग सेंटर के बाहर की कि किस तरीके की यहां पर आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तमाम जो यहां के पुलिस अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं और कोई भी अगर वोट डालने आ रहा है तो देखिए आप पूरी तरीके से वेरीफाई किया जा रहा है। और मोबाइल लेके ये पहुंचे थे, आप देखिए तो इन्हें यहां से वापस कर दिया गया क्योंकि मोबाइल लेकर के अंदर मना है। तो कई सारे डूज एंड डोंट्स हैं जिसको ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ परिचय पत्र की जांच की जा रही है। कोई भी अगर अंदर जा रहा है तो उसकी वोटर लिस्ट की जांच की जा रही है, उसका परिचय पत्र देखा जा रहा है और उसके बाद ही उसे अंदर जाने दिया जा रहा है। अगर हम बात करें तो 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका, 267 नगर पंचायत, इस फेज में टोटल 9 मंडल में वोट जो है वो पड़ रहे हैं। इसके पहले चरण की वोटिंग हो चुकी थी और ये दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है जहां पर पूरी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। 13 तारीख को काउंटिंग है तो उसके पहले ये दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इस तमाम इलाकों में गश्त कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक मेडिकल सेंटर के लिए मेडिकल टेबल भी बनाया गया है। ये क्या हर जगह है इस तरीके से? सभी जगह है। सभी जगह। ये पहले तो देखने में नहीं आता था हर जगह? पहले से ही है, पिछले साल से ही शुरू से। हाँ जी जी। तो यहाँ पर किस तरीके की सुविधा है? सुविधा है, किसी को भी कोई भी परेशानी होती है तो सब चीजें अवेलेबल है यहाँ पे। मेडिसिन भी हमने रख रखे हैं, जैसे किसी का बीपी होता है तो हम बीपी इंस्ट्रूमेंट भी है, स्टेथो भी है। ये है तो अचानक से देखिए अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आप देखिए यहाँ पर तुरंत पूरी जांच पड़ताल यहाँ पर की जा सकती है। और सिक्योरिटी के हमने आपको दिखाई दिया कि किस तरीके के यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। तो प्रशासन की पूरी कोशिश है कि तमाम मुस्तैदी और सुरक्षा के बीच जो दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है वो शांति से निपट जाए। कैमरामैन अभिषेक भाई के साथ हिमांशु मिश्रा। तो देखिए, कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की स्कूली शिक्षा अब नहीं रुकेगी। साथ ही यूपी के श्रमिक भी अब अपने बच्चों को बेहतर स्कूली शिक्षा दे पाएंगे। आपको दिखाते हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश के वो खास स्कूल जो शिक्षा की रोशनी से वंचित वर्ग के बच्चों का भविष्य संवारने वाले हैं। लखनऊ के सिथौली कला में ये भव्य कैंपस उन बच्चों के लिए है जिनके लिए स्कूली शिक्षा पूरी करना भी किसी सपने से कम नहीं। श्रमिकों के बच्चे अक्सर पैसे और संसाधनों के अभाव में स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं और कई बच्चे तो मजदूरी भी करने लगते हैं। अटल आवासीय विद्यालय में ऐसे बच्चों के साथ उन बच्चों को भी एडमिशन मिलेगा जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता या उनमें से किसी एक को खो दिया। इसमें जो अटल आवासीय विद्यालय है, इसमें सारे बच्चे यहाँ पर ही रह करके शिक्षा ग्रहण करेंगे। कक्षा 6 में इनके एडमिशन होंगे और उन श्रमिकों के बच्चों के एडमिशन होंगे जो 3 साल पहले जिनके ई श्रमिक बने हुए हैं और जिनके बच्चे 10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वो बच्चे अभी आवेदन कर सकते हैं। यूपी में बन रहे ऐसे 18 अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ाई की शुरुआत इसी साल जुलाई से शुरू हो जाएगी। नवोदय विद्यालय की तर्ज पर इनमें पढ़ाई होगी। अटल आवासीय विद्यालय में छात्रों को हॉस्टल से लेकर सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। जिन बच्चों के यहाँ पर एडमिशन हो जाएंगे उनको हॉस्टल फैसिलिटीज फ्री में रहेगी। एजुकेशन जो आधुनिक शिक्षा है वो इनको फ्री में रहेगी। खेल कूद, कंप्यूटर्स और जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं वो इन बच्चों को मुफ्त में मिलेगी। और जहां पर आपने शिक्षकों की बात की है तो अभी सभी शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। इसी महीने में यहाँ पर शिक्षक भी आ जाएंगे। आपको बता दें कि अटल आवासीय विद्यालय यूपी के सभी 18 मंडल में खोले जा रहे हैं। इनमें उन श्रमिकों के बच्चों का एडमिशन होगा जिनका ई श्रमिक कार्ड 3 साल पहले बना हो। इनमें उन बच्चों का भी एडमिशन होगा जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता या उनमें से किसी एक को खो दिया है। अटल आवासीय विद्यालय 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक है। कक्षा 6 में 10 से 13 साल की आयु वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध होगा। एडमिशन के लिए अप्लाई ऑफलाइन 27 मई तक किया जा सकता है। सभी अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा से छात्रों का चयन होगा। अटल आवासीय विद्यालयों को डिजाइन करते समय इस बात का ख्याल रखा गया है कि कैंपस में ही सारी सुविधाएं मौजूद हों।
13 एकड़ में एक कैंपस बना है मैम। इसमें 1000 स्टूडेंट्स के लिए एक एकेडमिक ब्लॉक, एक सब स्टेशन और स्टाफ के लिए एक कैंटीन और प्रिंसिपल आवास एक है मैम। और जूनियर गर्ल्स के लिए सेपरेट एक हॉस्टल, सीनियर गर्ल्स के लिए एक सेपरेट हॉस्टल, ये टोटल मिला के गर्ल्स के लिए एक सेपरेट मेस। सेम लाइक बॉयज के लिए है, जूनियर के लिए एक हॉस्टल, सीनियर के लिए एक हॉस्टल, सेपरेट एक मेस भी बनाया है। अटल आवासीय विद्यालयों में जहां छात्र छात्राओं को हर सुविधा देने की तैयारी है, वहीं इसका सारा खर्च यूपी सरकार उठाएगी। यूपी में अपनी तरह के इस अलग प्रयोग को भविष्य में एक मॉडल के तौर पर भी देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें इस तरह की सुविधाएं श्रमिकों के बच्चों को मिलेंगी और कोरोना काल ने जिनके माता पिता को छीन लिया, उन वंचितों के लिए, उन बच्चों के लिए भी होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। देखिए, कुछ करने की जिद हो तो मुश्किलों में भी रास्ता निकल ही आता है। हरियाणा के एक युवक ने ऐसी ही मिसाल पेश की। इस युवक ने कोरोना काल में मिले समय का इस्तेमाल किया और डांस की दुनिया में नाम कमाने के लिए जमकर प्रैक्टिस की, पसीना बहाया। अब उस तपस्या का फल उसे मिल रहा है। अब ये बी बॉइंग चैंपियन पेरिस में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। देखिए, ये है भारत का बी बॉइंग चैंपियन। नाम है गौतम। गौतम को लोग प्यार से बी बॉय गिन्नी भी कहते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहने वाले इस नौजवान पर डांस का जुनून सिर चढ़कर बोलता है। इस जुनून का ही नतीजा है कि कोरोना काल में भी गौतम ने जी तोड़ मेहनत जारी रखी। गौतम की मेहनत रंग लाई और इस साल वो भारत का बी बॉइंग चैंपियन बना। मुंबई में आयोजित प्रतियोगिता में गौतम ने रेड बुल BC1 साइफर का खिताब जीता। लॉकडाउन हुआ कुछ टाइम बाद, फिर लॉकडाउन में मैंने बहुत मेहनत की, तो फिर उसके बाद अगले साल मैं रेड बुल में परफॉर्म करने गया मुंबई, सेमीफाइनल में बाहर हो गया, पर इस साल मैं जीत गया। ये आगे अब मैं अक्टूबर में पेरिस जा रहा हूँ, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। भारत में अपनी धाक जमाने के बाद गौतम फ्रांस में जाकर परफॉर्म करने वाले हैं। पेरिस में होने वाले वर्ल्ड फाइनल्स में गौतम भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको बता दें कि बी बॉइंग या बी गर्लिंग ब्रेक डांस की एक शैली है जो तेज कलाबाजी और जिम्नास्टिक के लिए जानी जाती है। पहले बड़े शहरों में ही ये डांस फॉर्मेट लोकप्रिय था, लेकिन धीरे धीरे छोटे शहरों के युवा भी इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहने वाले 19 साल के गौतम ने अपनी मेहनत और लगन के बूते इस डांस फॉर्मेट में बड़ी उपलब्धि हासिल की। उनकी इस कामयाबी से परिवार में खुशी की लहर है। गिन्नी को बचपन से ही मतलब बहुत लगन थी इस डांस की, और बहुत ही लगन थी कि भाई मैं पढ़ाई के साथ साथ करता रहूंगा, आप मुझे हटाओ मत। नहीं, कभी नहीं सोचा था जी कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, आने वाले टाइम में और भी अच्छा करेगा तो और रोशन होगा, अपना घर का भी परिवार का भी करेगा, सब कुछ करेगा। 14-15 साल की उम्र से ही डांस करने लग गया था ये, तो हमें बड़ी खुशी है। एक डांस करता था, लेकिन ये कभी फर्स्ट आता था और जो डांस में था उसमें कभी फर्स्ट कभी सेकंड ऐसे आता रहता था। लेकिन इसकी जिद थी कि भी मैंने डांस करना है, इसका जुनून था कि काम करना ही करना है, डांस पे वहाँ तक पहुँचना ही है, तो ये पहुँचा। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि ये पेरिस जाए, पेरिस जाकर भी जीत कर आए वहाँ से। गौतम के पिता प्रिंटिंग प्रेस की दुकान चलाते हैं। परिवार की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी गौतम के हौसले आसमान पर हैं। नवंबर में पेरिस में होने वाले वर्ल्ड फाइनल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले गौतम उत्साहित हैं। खास बात ये भी है कि ब्रेक डांस अब ओलंपिक में भी शामिल हो चुका है, तो ऐसे में गौतम की नजर ओलंपिक पर भी है। ये ब्रेक डांस ओलंपिक्स में भी आ गया है, तो मैं चाहता हूँ 2024 तक इसको रिप्रेजेंट करूँ इंडिया बाहर जाकर। गौतम ओलंपिक में हिस्सा लेकर भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं और इसकी तैयारी अभी से उन्होंने शुरू भी कर दी है। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। एक दिन जो वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और प्रशिक्षकों की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाने के लिए समर्पित है।
आज पोखरण परमाणु परीक्षण के 25 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 1998 में भारत ने जैसलमेर के खेतोलाई में पोखरण रेंज से परमाणु टेस्ट कर दुनिया को चौंका दिया था। 25 साल पहले वो आज की ही तारीख थी जब भारत ने सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी धाक दिखाई। 11 मई 1998 को जैसलमेर के खेतोलाई गांव में पोखरण रेंज से 3:45 पर भारत ने 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए। 13 मई को 2 और टेस्ट हुए और इसके साथ ही भारत दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की फेहरिस्त में शुमार हो गया था। इस परीक्षण को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। जैसलमेर का ये वही खेतोलाई गांव है जो भारत के शौर्य का गवाह बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमाणु परीक्षण के लिए खेतोलाई गांव का इलाका ही क्यों चुना गया? आखिर क्यों ये जगह परमाणु विस्फोट के लिए वैज्ञानिकों को मुफीद लगी? इसकी 2 वजह थी। एक तो कुदरती तौर पर यहाँ जमीन के अंदर तक दूर दूर तक पानी का न होना, और दूसरी रायलाइट चट्टानें जो कि न तो पानी का अवशोषण करती हैं और न ही पानी के बहाव में सहायक होती हैं। खेतोलाई गांव की जो भूवैज्ञानिक स्थिति है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है। यहाँ पे जो धरती के नीचे जो पत्थर पाए जाते हैं जियोलॉजिकली वो रायलाइट्स रॉक है, जो वोल्केनिक इरप्शन से यानी ज्वालामुखी के फूटने से बनी हुई चट्टानें हैं। और इन रायलाइट रॉक्स की खासियत ये होती है कि इसमें पानी बिल्कुल ही कम मात्रा में मिलता है तो फ्रैक्चर जोन के अंदर ही मिलता है। ये एक बहुत बड़ा कारण था खेतोलाई के अंदर परमाणु परीक्षण करने का, क्योंकि ये खेतोलाई के आसपास वाला जितना भी इलाका है, फील्ड फायरिंग रेंज का जितना भी इलाका है, वो पूरा ड्राई है, सूखा है। वहाँ पे भूगर्भ का जो जल है वो बिल्कुल भी नहीं है। पानी का बहाव होने से परीक्षण के बाद रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता था। इसलिए परमाणु वैज्ञानिकों को खेतोलाई जैसे इलाके की ही जरूरत थी जो बिल्कुल सूखा हो, जहां पानी का बहाव न के बराबर हो, ताकि विस्फोट के बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ भूमिगत जल के जरिए भूजल को प्रदूषित न कर सके। वैज्ञानिकों ने सूझबूझ से एक ऐसे क्षेत्र को चुना था जो पूर्ण तरह से ड्राई माना जाता था, कि उसके अंदर भूमिगत जल की संभावना बिल्कुल ही न्यून थी। और इस गहराई तक वो गए थे लगभग जहाँ पे अगर जल मिल भी जाए थोड़ी बहुत मात्रा में तो भी रेडिएशन की कोई संभावना नहीं रही। खेतोलाई गांव में 2000 मीटर से ज्यादा गहराई पर भी पानी का नामो निशान नहीं है। आज भी खेतोलाई गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आज भी इस गांव तक पानी पाइपलाइन के जरिए आता है। ये जल की जो किल्लत थी ये वहाँ के वासिंदे पहले भी भोगा करते थे। अभी भी वर्तमान में भी जो खेतोलाई गांव है वहाँ का लोकल सोर्स कुछ भी नहीं है, बाहर से पानी आता है। ग्रामीण जन या तो इंदिरा गांधी कैनाल के पानी से अपना प्यास बुझाते हैं या लाठी गांव से जो पानी की आपूर्ति हुआ करती थी नलकूपों से, उससे 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद खेतोलाई गांव का नाम सुर्खियों में आ गया। इस परमाणु परीक्षण को इतने गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी थी। खेतोलाई को पानी न होने का वरदान पूरी दुनिया में इसे एक ऐसी पहचान दिला गया जो कभी मिट नहीं सकती। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।